दलित लड़की को एफआईआर दर्ज करने के लिए अपने पिता की बलि देनी पड़ती है उत्तर प्रदेश में, ये कोई चैनल ने आपको कल कैरी नहीं किया, किसी अखबार में खबर नहीं होगी। हमारी पत्रकारिता की पोजीशन, जिसे पत्रकारिता करना है और जिसे धंधा करना है, दलाली करनी है। अब दुर्भाग्य से दलाली पत्रकारिता, इसमें जो एक थिन लाइन थी वो अब मिटती नजर आ रही है। जिस दिन यहाँ यूपीए की सरकार आएगी, यही लोग जो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, यही सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे, यही कांग्रेस की जय जयकार करेंगे। अब तब उनकी न्यूज राहुल गांधी से शुरू होगी और राहुल गांधी की खत्म होगी। नमस्कार। 2014 में भारतीय जनता पार्टी देश के केंद्र में सत्ता पर आई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ब्रांडिंग इस तरीके से होती है कि ये बहुत मजबूत सरकार है, बल्कि सबसे मजबूत सरकार है आज़ादी के बाद से भारत ने जो भी देखा। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जिनको हम कहते हैं, वो कम हुए हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। 9 सालों का प्रोग्रेस क्या रहा है, 9 सालों की रिपोर्ट क्या है, अशोक वानखेड़े जी से, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, पहला सवाल मैं यही पूछना चाहता हूं कि जो 9 साल मोदी जी को प्रधानमंत्री रहते हुए हो गया, बहुत सारी बातें ब्रांडिंग के तहत की जा रही हैं। सबसे पहला सवाल मीडिया के तबके से, एक नया टर्म विकसित हुआ, गोदी मीडिया। इस टर्म के बारे में और मीडिया की शैली में जितना बदलाव आया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है, मीडिया ज़्यादा इंडिपेंडेंट हुआ, आत्मनिर्भर हुआ, या इसके जो वैल्यूज़ थे वो कमतर हुए, खराब हुए? 2014 के बाद तो पत्रकारिता का बेड़ा बैठ गया, खासकर इमरजेंसी के समय। उसके बाद मुझे याद है आडवाणी जी का एक वक्तव्य था कि इमरजेंसी में इंदिरा जी ने मीडिया को घुटने पे बैठने के लिए कहा और मीडिया रेंगता गया। यहाँ तो इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी ने मीडिया को रेंगने के लिए मजबूर किया। 2014 के बाद हमने ये देखा कि या तो पैसे का लालच हो, या फिर सरकार की तरफ से मिलने वाला विज्ञापन हो। इस चक्कर में मीडिया पूर्ण रूप से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर वो सरकार का भोंपू बन चुका है। और जब आप सरकार का भोंपू बनते हो तो सरकार जो कहेगी वो दर्शाते हो, और जो वास्तविकता है उसे समाज से दूर रखते हो। वास्तविकता समाज भोगता है। यदि कल आपको ये समझ में आया कि महंगाई बहुत है, सारे गोदी मीडिया और सारे न्यूज़पेपर एक है कि महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन जो आदमी अपने पॉकेट से महंगा सामान खरीदता है उसे उसका दर्द होता है। तो धीरे धीरे इस 9 साल में मीडिया की क्रेडिबिलिटी नहीं के बराबर हुई। और डिजिटल मीडिया जहां अभी सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि जो डिजिटल मीडिया के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनके देखने वाले लोग मिलियंस में हो गए हैं। उन्हें रिस्पांस भी मिलता है, उन्हें रेवेन्यू भी मिलता है, और समाज में उन्हें इज्जत भी मिलती है। बाकी जगह यदि आपने देखा जाए तो समाज में जो एंकर्स, इस्टेब्लिश्ड एंकर है बड़े बड़े चैनल्स के, वो हुट होते हैं जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं। मेरा ये सवाल इसमें ये उठता है कि 2014 के बाद से गोदी मीडिया टर्म का विकास हुआ। उससे पहले अगर तमाम लोग पत्रकारीय मूल्यों पर ही चल रहे थे और पत्रकारीय मूल्यों को अपने आप में समेटे हुए थे, तो एकदम से ये मूल्य कैसे गिर गए? पहले भी हमारे यहाँ, खासकर देश आज़ाद होने के पहले, देश की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ते थे, उसमें एक मीडिया एक मिशन के तहत था। वो मिशन ख़त्म होने के बाद मीडिया एक बिजनेस हो गया। लेकिन फिर भी पत्रकारिता की एक कुछ वैल्यूज़ थे, सामाजिक दायित्व था। उस दायित्व को हमेशा निभाते हुए अपना व्यावसायिक संतुलन मीडिया करता था। इसलिए मीडिया थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता था सरकार के प्रति, लेकिन सरकार यदि कुछ गड़बड़ करे, बड़े स्कैंडल हो, तो मीडिया ने उसको बड़े पैमाने पे उठाए हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो उन तमाम स्कैंडल्स को और भ्रष्टाचारों को उजागर करके आई है, और वो उजागर करने का काम मीडिया ने किया। यूपीए गवर्नमेंट को नीचे खींचने का काम और उसके भ्रष्ट लेबल करने का काम भी मीडिया ने किया, क्योंकि तब तमाम ऐसे कांड थे, चाहे 2G स्कैंड हो, अपना कोल स्कैम हो, और तमाम ऐसी बातें थी कि जिसको लेके लोगों को लग रहा था कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त है। यूपीए सरकार कई पावर सेंटर में खड़ी हो गई थी। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि कोई एक ऐसा विकास का मुद्दा लेके आया, जो गुजरात का एक विकास का मॉडल लेके आया। उस विकास के मॉडल को भी प्रचारित किसने किया? इसी मीडिया ने किया, क्योंकि मीडिया को भी लग रहा था कि इस भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए कोई एक अच्छा मॉडल लेके आया। लेकिन उस मॉडल की आड़ एक भस्मासुर आ जाएगा, और वो आपका पैदा किया हुआ भस्मासुर आपके ही सर पे हाथ रख के भस्म करेगा। तो उस डर से, किसी को ईडी का डर है, किसी को नौकरी जाने का डर है। मतलब एक प्रधानमंत्री एक चैनल के लोकार्पण पे ये कहे मालिक को कि आपने तो, आपके चैनल में तमाम वो लोग भरे हैं जो मेरा विरोध करते हैं। पत्रकार किसी का विरोध नहीं करता,
पत्रकार वर्तमान में जो समस्या है वो सामने रखता है। यदि सत्ता को सवाल बुरे लगते हैं तो उन्हें फिर पत्रकार दुश्मन लगने लगता है। पत्रकार का दायित्व वही है। हम यूपीए के समय सवाल उठाते थे तो यही बीजेपी के नेता कहते थे कि देखिए अशोक वानखेड़े इंडिपेंडेंट कितनी अच्छी बात करते हैं। आज वही लोग हमें कांग्रेस का एजेंट, पाकिस्तानी, चाइनीज़ ये कहते हैं। उन्होंने साइड बदली है, साइड हमने नहीं बदली। सवाल पूछने का दायित्व है, वो आज भी पूछेंगे, कल यूपीए सरकार आएगी तो वो भी पूछेंगे। छत्तीसगढ़ में ये ब्लास्ट होता है तो उतना ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं, और वर्तमान में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो सबसे पहले सवाल भी हम ही पूछ रहे हैं कि जो फ्रीबीज आपने प्रॉमिस की वो कहाँ से लाओगे। इसके अलावा सर जो ये गौमूत्र से विधानसभा की धुलाई हुई, उसी पे हमने बहुत कड़ाई से बात की। मैंने बोला आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान के तहत आप शपथ लेते हैं और गोमूत्र से यदि आप विधानसभा धोते हैं तो इसका मतलब आप एक धर्म को मानते हैं, और यदि एक धर्म को मानते हैं तो धर्मनिरपेक्षता की बात आप कैसे करते हैं। ये सवाल कांग्रेस को भी हम उतनी ही ताकत से पूछते हैं। तब बीजेपी को, अब कर्नाटक के बीजेपी को लग रहा है कि हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी को लगता है कि हम उनके खिलाफ हैं। इसलिए हमारी पत्रकारिता की पोजीशन, जिसको पत्रकारिता करना है और जिसे धंधा करना है, दलाली करनी है। अब दुर्भाग्य से दलाली, पत्रकारिता, इसमें जो एक थिन लाइन थी वो अब मिटती नज़र आ रही है, पर्यायवाची हो गए। पर्यायवाची हो गया। और दूसरी बात है कि लोगों की भूख इतनी बढ़ गई है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, फ्लैट चाहिए, बच्चों को उच्च एजुकेशन चाहिए, विदेश यात्रा करनी है। ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आपको ऊँची तनख्वाहों से आएगा, और जब उसी तनख्वाह लेने के लिए आप कहीं नौकरी करोगे तो हिज मास्टर्स वॉइस, जो मालिक कहता है वो आप कहोगे। आज तथाकथित संपादक मार्केटिंग मैनेजर्स हो गए हैं। सर जब आप कहते हैं मालिकों की सुनते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है ये उपमा लगे जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक उपमा तो ये है कि जो मालिक हैं फिलहाल देश को, जिस तरीके से अंधभक्त लोग मानते हैं आरएसएस की आइडियोलॉजी मालिक है। वो जब कहती है कि देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और जब वो हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते हैं तो हेट स्पीचेस दी जाती हैं, और जो स्टूडियो में बैठा एंकर है वो उन हेट स्पीचेस की वकालत करता है। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर बस मालिक बदले गए हैं और इस कारण से विमर्श बदल गए कि टीवी स्टूडियो में, नेशनल टीवी चैनल पर हिंदू राष्ट्र के बारे में आह्वान किया जाता है और हेट स्पीचेस जो है उसको पेडल किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको आकाओं को खुश करना है। मेरी बात मानिए, जिस दिन यहाँ यूपीए की सरकार आएगी, यही लोग जो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, यही सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे, यही कांग्रेस की जय जयकार करेंगे। अब तब उनकी न्यूज़ राहुल गांधी से शुरू होगी और राहुल गांधी की खत्म होगी। ये गिरगिट के समान रंग बदलने वाले दल्ले हैं। और ये जो दलाल होते हैं, ये तो जो माल है उसकी दलाली करके काम करना है उनको। क्या जो गेहूं बेचे या चावल बेचे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो सारोकार है, जो दायित्व है पत्रकारिता का, वो तो उन्होंने कब का लॉकर में बंद कर रखा है, और वो हिज मास्टर्स वॉइस बने हैं। अभी मैंने कई बार देखा। अब आपको मैं दिल्ली का क्लासिक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। दिल्ली में भाजपा भी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी है। दिल्ली में कोई भी अखबार आम आदमी पार्टी के खिलाफ लाइन नहीं लेता, वो उतना ही उनको माइलेज देता है, क्योंकि जिस दिन आम आदमी के पार्टी के खिलाफ एक लाइन छपती है, दूसरे दिन सारे विज्ञापन विड्रॉ हो जाते हैं। जितना केंद्र सरकार का खर्चा है विज्ञापन का, उतना दिल्ली गवर्नमेंट का भी जबरदस्त। मतलब ये गोदी मीडिया तो है, गोदी जो है वो सरकार की है, जिसकी होगी उस गोदी में बैठे, जिसका राज उसके गोद में जाके बैठने वाले लोग हैं। इसलिए लोगों की अभिलाषा, लोगों की अपेक्षाएं जो है इस मीडिया से, वो है नहीं। मतलब कहीं एक कल एक लड़की का 9 तारीख को बलात्कार होता है, एक दलित लड़की का, और उस बलात्कार का 19 तारीख को जाके एफआईआर दर्ज होती है और लोग अरेस्ट होते हैं। वो कब होते हैं? जब उस लड़की का पिता आत्महत्या करता है। एक बलात्कारी दलित लड़की को एफआईआर दर्ज करने के लिए अपने पिता की बलि देनी पड़ती है उत्तर प्रदेश में। ये कोई चैनल ने आपको कल कैरी नहीं किया, किसी अखबार में खबर नहीं होगी। ये सोशल मीडिया पे हम लोगों ने, यूट्यूबर्स ने उसको चलाई है। क्योंकि यूपी की बात करते से लोग बोलते बुलडोजर सरकार, अतिक को मार दिया, अब आतंक खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के मायने अतिक या 2-4 गुंडों को मारना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के मायने तब है कि लोग पैरोल पे आके, लोग जमानत पे आके जिसका बलात्कार किया उसका घर जलाते हैं, इसका मतलब उन्हें कानून का खौफ नहीं है। बल्कि क्या ये कह सकते हैं कि उनको एक विचारधारा विशेष का संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल, विचारधारा संरक्षण प्राप्त है उत्तर प्रदेश में। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। मायावती जी सत्ता में आती है तो सारे थाने दलितों के हो जाते हैं। अखिलेश सत्ता में आते हैं तो सारे यादवों का राज चलता है। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ है तो सारे ठाकुरों का राज चल रहा है। सवर्ण और ये बोलने की बात है कि हमारे यहाँ दलितों का भी साथ देते हैं, दलित हमारे भाई है। किसी दिन एक आध दिन साल में खिचड़ी साथ में खाने से दलितों के प्रति प्रेम नहीं होता।
क्या आज दलित अपनी बारात घोड़ी पे निकल सकता है? क्या दलितों को प्रोटेक्शन पुलिस की ज़रूरी है? क्या एक दलित की लड़की का बलात्कार होने के बाद उसको 10 दिन तक एफआईआर होने के लिए उसके पिता की बलि देनी पड़ती है? ये तमाम बातें रोंगटे खड़े करने वाली है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, सारी दुनिया के सामने दिखती है। तो इस बात को कौन रेखांकित करेगा? क्योंकि आतिक को मारा ये तो आपने 4 दिन तक चलाया। उस लड़की के पिता की आत्महत्या किसी ने 1 दिन भी नहीं चलाई। ये इसलिए होता है कि उससे नाराज़ हो जाएंगे योगी जी। योगी जी नाराज़ हो जाएंगे तो आपके 10 काम लफड़े में अटक जाएंगे, फिर आपके भी 10 लफड़े हैं, उसको भी निकाला जाएगा। आज कई अखबार में जो देश का सबसे बड़ा तेज चैनल है उसके भी मालिक ईडी के नोटिस के रडार पे हैं, तो वो भी आजकल जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये मजबूरी है। यदि आपको पत्रकारिता करनी है तो आपके पीछे ब्लैंक होना चाहिए, और ये आप पक्षपाती रूप से यदि खबर करते हैं तो फिर वो पत्रकारिता नहीं रह गई, वो फिर दलाली हो गई। ठीक है। और आपको क्या ये लगता है ये तमाम स्थितियां जिसका आप जिक्र कर रहे हैं या हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, इन तमाम स्थितियों के मूल में अगर हम रूट में जाएं तो एक विचारधारा विशेष है, वो पार्टी है जो फिलहाल सत्ता में काबिज है? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी, सवाल बीजेपी का नहीं है। हमने बीजेपी की सरकार 5 साल, उसके बाद उसके पहले भी 1 साल और उसके पहले 13 दिन अटल जी की सरकार भी मैंने देखी। मैंने खुशाबू ठाकरे की अध्यक्षता में बनी हुई पहली सरकार देखी। उसमें ऐसा कतई नहीं था। उसमें कभी ऐसा नहीं था कि यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आप देश के दुश्मन हो गए हो। वो विपरीत विचारधाराओं को अपना साथ मानते थे। विरोध करना किसी भी बात का ये आपका संवैधानिक अधिकार है। वो अधिकारों की रक्षा अटल जी ने भी की है। अटल जी के खिलाफ घोर आपत्तिजनक बातें कहने वाले या अटल जी के खिलाफ कैंपेन भी चलाने वाले लोगों को अटल जी ने हंसते हुए स्वागत किया। सिर्फ सीना 56 इंच का होने से काम नहीं होता। मतलब ये तमाम जो चीज़ें हैं, सही चाहिए। मीडिया के बारे में जो हम बातचीत कर रहे हैं, 9 सालों का परिणाम है। ये 9 सालों का परिणाम है। ये नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। इसको मैं बीजेपी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग नहीं कहता। बीजेपी के अनगिनत राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, और तमाम राज्यों में इतना उत्पीड़न नहीं है पत्रकारों का जितना यूपी में है या गुजरात में है या फिर केंद्र में है। बाकी मध्य प्रदेश में पत्रकार आज भी फ्री है, वहाँ अरेस्ट नहीं होते। ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं अब नेताओं के बीच में, जहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है, वहाँ वो हाथी मदमस्त होके तमाम मूल्यों को रोनता हुआ चला जाता है। उसके ऊपर अंकुश ही नहीं कोई। ठीक है। आखिरी सवाल सर, मैं ये लेना चाहूँगा कि स्थितियों की बात तो हमने की तमाम, जो लोग सोशल मीडिया का, जिन लोगों ने सहारा लिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो पत्रकार शिफ्ट हो गए, वो लोग जब अपनी बात रखते हैं तो ट्रोल किए जाते हैं, उनको धमकियां मिलती हैं कमेंट्स में। आपने भी झेला ही होगा, बर्दाश्त किया होगा। जो मेन जो स्ट्रीमलाइन मीडिया जिसे हम कहते हैं, उस मेन मीडिया में जो रहने वाले लोग हैं उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है जब वो मुद्दों की बात करते हैं। ये भी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब नौकरी भी करनी है, ज़रूरतें होती हैं और गालियाँ भी नहीं सुननी, मेंटल पीस का भी ख्याल रखना है, तो पत्रकार क्या करें? 2 बातें हैं। पत्रकारिता के लिए कोई पीले चावल लेके आपके घर पे नहीं आया था। आप पत्रकारिता बाय चॉइस हुए हैं, तो हर चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। यदि आप सैन्य में जाते हैं तो आपको ये पता नहीं कि किस गोली पे आपकी मौत लिखी हुई है। आपको शहादत का चोला साथ में रखना होता है, और कफन साथ में लेके, कफन सर पे बांध के जो बात करते हैं हम, वो सैन्य के लोग करते हैं। यदि ये डॉक्टर है तो उसको ये पता है कि रात को 3 बजे भी उसका पेशेंट उसको रिंग कर सकता है, तो डॉक्टर की अपनी निजी ज़िंदगी नहीं होती। वैसा पत्रकार है, तो पत्रकार को ये मालूम होना चाहिए कि समाज के कुछ समाज कंटक लोग उसके लिए घातक हो सकते हैं। तो आपको बैंक में नौकरी करनी चाहिए। जो मीडिया आत्मनिर्भर है वहीं पत्रकारिता जिंदा रखे हुए है। जो मीडिया सरकार निर्भर है उससे आप अपेक्षा कर ही नहीं सकते। ठीक। तो मेरी ज़रूरतें कम हैं, इसीलिए मेरे सीने में दम है। एक मूवी का ये डायलॉग था सर की बातचीत से, वो स्पष्ट होता है कि मीडिया का वो तबका जिसकी ज़रूरतें कम होंगी, या वो पत्रकार जिसकी ज़रूरतें कम हैं, वही सवाल उठा सकता है, और पत्रकार ये जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। देखते रहें।